वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी टास्क पर। आज हम सभी क्लास 12 का चैप्टर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा पढ़ने वाले हैं। इसका हम थियरी बेस्ड क्लासेस पहले ले चुके हैं। इसके बाद आज हम की पॉइंट्स के थ्रू इस चैप्टर को समझेंगे। अगर आपको थियरी बेस्ड क्लासेस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ओल्ड क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसमें है सुरक्षा अर्थात खतरे से आज़ादी। इसका मतलब सुरक्षा का एक शब्द में ही अगर हम अर्थ बोलें तो इसका अर्थ होगा खतरे से आज़ादी। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। ठीक है, सुरक्षा दो प्रकार की होती हैं, एक पारंपरिक और एक अपारंपरिक। हम पारंपरिक धारणा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। पारंपरिक धारणा में दो तरीके की सुरक्षा आती है, एक है बाहरी और एक है आंतरिक सुरक्षा। एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। तो सबसे पहले हम बाहरी सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, बाहरी सुरक्षा ऐसी सुरक्षा जो अपने राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से सुरक्षित रखने की अपनी जो बाउंड्री है, राष्ट्र की जो सीमा है, उन सीमाओं को सुरक्षित रखने की बात यहाँ पर हो रही है। अगर हम सुरक्षा की पारंपरिक सुरक्षा अर्थात धारणा की बात करते हैं तो हम युद्ध को मुख्य बिंदु मानते हैं और इससे बचने के लिए 3 विकल्पों की बात करते हैं। ठीक, अगर हम सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा की बात है, अगर हम वो बात कर रहे हैं तो बाहरी सुरक्षा में हम अपने राष्ट्र की सीमा को, अपने राष्ट्र को संप्रभु सॉवरेनिटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, अपने देश को स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो हमें दूसरे राष्ट्र से स्वतंत्रता किस प्रकार से अपने राष्ट्र को रखना है स्वतंत्र, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें 3 विकल्प मिल जाते हैं। ठीक है, अपने राष्ट्र को सुरक्षित व स्वतंत्र रखने के लिए। पहला है आत्मसमर्पण, यानी कि हमसे सामने वाला राष्ट्र है, अगर वह हमसे ज़्यादा ताकतवर है और उससे हम मुकाबला नहीं कर सकते तो उस राष्ट्र के साथ मिलकर हमें उसके सामने आत्मसमर्पण करके अपने आप को सुरक्षित व स्वतंत्र रख सकते हैं। दूसरा विकल्प है, दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है शक्ति संतुलन। ठीक है, तो ये जो शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, इस पावर को हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं? इस पावर को हम किस तरीके से बैलेंस रख सकते हैं? कोई भी 2 राष्ट्र हैं, दोनों ही ताकतवर हैं, तो वह अपनी अपनी शक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए बचा के रखें, अपने राष्ट्र को संप्रभु व स्वतंत्र रखने के लिए रखें, ना कि किसी और राष्ट्र को हानि पहुंचाने के लिए। तो इस तरीके से हम शक्ति का संतुलन कर सकते हैं। इसके बाद है गठबंधन। अगर कोई राष्ट्र ऐसा है जिसमें वो मोस्ट पावरफुल कंट्री कोई है और दूसरी कंट्रीज़ पावरफुल हैं बट उसके वो मुकाबले में नहीं हैं पावरफुल, तो यहाँ पर हम गठबंधन कर सकते हैं। उन कंट्रीज़ के बीच में उनको इस तरीके का विश्वास दिला के कि हम गठबंधन के थ्रू उनकी जो स्वतंत्रता है उसको भी बरकरार रखेंगे। अगर हम सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, यह विश्व युद्धों तक दूसरे देश द्वारा इस देश पर हो रहे अत्याचार व सुरक्षा की बात करता है। ठीक है, जो हम आंतरिक सुरक्षा में जो अंदर हम अपने राष्ट्र की जो अंदर हो रहे जो गृह युद्ध है, यानी कि एक राष्ट्र में 2 राज्यों के बीच में हो रहे वाद विवाद हैं या किसी समूह के द्वारा हो रहे वाद विवाद हैं, इन पे बेसिकली हम चर्चा करते हैं, यानी कि एक राष्ट्र की बाउंड्री के अंदर हम बात करते हैं। तो इस राष्ट्र में जो जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं से यहाँ पर हमारा सापेक्ष होता है। सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में युद्ध से बचने तथा उचित
कारणों से युद्ध करना शामिल है। जैसे देखिए, सुरक्षा का जो पारंपरिक धारणा है उसमें अगर हम युद्ध की स्थिति से बच रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमें युद्ध करना पड़ रहा है, तो उन युद्धों को करने के लिए एक हमारे पास उचित कारण होना चाहिए। तो जैसे कि अस्त्र नियंत्रण, ठीक है। पहला कारण क्या है? अस्त्र नियंत्रण। हमें सुरक्षा रखने के लिए आपस में सभी राष्ट्रों को मिलकर जो हमारे परमाणु हथियार हैं, अस्त्र हैं, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके लिए काफ़ी सारी संधियाँ भी हुई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं संधियों को एक एक करके। सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2, ठीक है। हम इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी सॉल्ट सेकेंड, ठीक। इसके अलावा सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट। इसके बाद में हुआ है परमाणु अप्रसार संधि 1968, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT। ये जो 1968 में NPT हुआ, इसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पर उन कंट्रीज़ को यहाँ पर मोस्ट पावरफुल कंट्री माना जाने लगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जिन्होंने अपने परमाणु हथियारों का आविष्कार कर लिया था। और जो कंट्री न्यूली इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र राष्ट्र कंट्री बाद में हुई, उन कंट्रीज़ को इन अधिकार से वंचित रखा गया। तो भारत ने इस बात का विरोध किया और NPT पे साइन नहीं किया। सेकंड तरीका कौन सा है? निशस्त्रीकरण, ठीक। हम निशस्त्रीकरण के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारे ऐसी परमाणु हथियार हैं जिनको हम यूज़ ना करें और किसी भी तरीके के युद्धों में हमें उन परमाणु हथियारों को यूज़ करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। पहला कौन सा? 1972 में जैविक हथियार संधि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC। सेकेंड है 1992 में रासायनिक हथियार संधि CVC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इन सभी संधियों के द्वारा यहाँ पर जो जैविक प्रकार के जो हथियार हैं और जो रासायनिक प्रकार के हथियार हैं, उन हथियारों को यूज़ करने पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। इसके बाद में है विश्वास बहाली। किसी भी राष्ट्र को हम इतना विश्वास दिलाएं कि हम पहले फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे परमाणु हथियारों का और आपको भी फर्स्ट यूज़ नहीं करना है। विश्वास बहाली, एक दूसरे को एक अपनी कंट्री पर भरोसा दिलाना। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की बात अगर हो रही है तो भारत पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी भारत विश्वास दिलाए पाकिस्तान को कि भारत फर्स्ट यूज़ परमाणु हथियारों का नहीं करेगा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में ऐसे सुरक्षा के मुद्दे आते हैं जो किसी एक राष्ट्र के द्वारा सुलझाए नहीं जा सकते, ठीक। जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है, उस धारणा में इस तरीके के मुद्दे आते हैं जो कोई एक राष्ट्र अकेले हैंडल नहीं कर सकता, उन प्रॉब्लम्स को, उन मुद्दों को, उन मसलों को, ठीक है, उन परेशानियों को। इसमें इस तरीके के बड़े लेवल के मुद्दे आते हैं जैसे कि आतंकवाद हो गया, ठीक, टेररिज्म हो गया। ये जो टेररिज्म है, ये कोई एक राष्ट्र इसको हैंडल नहीं कर सकता, इसको सभी राष्ट्रों को मिलकर इस टेररिज्म को ख़त्म करना होगा। ऐसे ही मानवाधिकार है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कौन से अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाएगा, इन अधिकारों की जांच पड़ताल किस तरीके से की जाए और इनके उल्लंघन पे किस तरीके का दंड दिया जाए, इन सभी सवालों का जवाब मानवाधिकारों के अंतर्गत आता है। और इसी के साथ साथ में इन मानवाधिकारों को पूरे वैश्विक स्तर पर इन अधिकारों के लिए बात करना और इन अधिकारों का पक्ष लेना ज़रूरी है। किसी एक राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों का सुरक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ में है थर्ड पॉइंट, वैश्विक निर्धनता। पूरे विश्व में जितनी भी निर्धनता है, उस निर्धनता को ख़त्म करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना। और जो ये पॉवर्टी है, इस पॉवर्टी को कुछ ऐसी प्लानिंग्स, कुछ ऐसी नीति इंटरनेशनल लेवल पर बनाई जाए
कि जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें से जो भी गरीबी निर्धन लोग हैं उन निर्धन लोगों का गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ठीक, ऐसे 6 राष्ट्र हैं जिनकी जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब राष्ट्र हैं पूरे विश्व में। सबसे पहला भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ये 6 ऐसे राष्ट्र हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गरीब देश माने जाते हैं। ठीक, अब हम आप्रवासी और शरणार्थी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस को हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप्रवासी हैं, आप्रवासी वह व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वतंत्र रूप से अपनी मर्ज़ी से दूसरे देश में जाते हैं। वह चिकित्सा के लिए जा सकते हैं, वह एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, या फिर वह अपना अच्छा लाइफस्टाइल के लिए भी जा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर शरणार्थियों के बारे में बात हो रही है। शरणार्थी अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते, वे एक तरीके से परेशान होकर अपने देश से भागे हुए दूसरे राष्ट्र में एक मेहमान की तरह जाते हैं। और कोई राष्ट्र शरणार्थियों को अपने देश की नागरिकता दे या ना दे, इस पे कोई भी अभी कानून नहीं बना है। यदि वह अपनी राष्ट्रीय सीमा के भीतर हैं तो इन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई समूह अपनी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत है, यानी कि कोई भारत का व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला गया है तो उसे आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाएगा, ना कि उसको शरणार्थी कहा जाएगा, क्योंकि वह अपने ही देश की सीमा के अंतर्गत है। दूसरी कंट्री में जब वो जाएगा तो उसको शरणार्थी अगर ज़बरदस्ती गया और फिर किसी दबाव में आकर गया, किसी मजबूरी में गया, और अगर वह अपने मन से गया तो उसको आप्रवासी कहा जाएगा। 4th पॉइंट है महामारी या फिर बीमारी। महामारी और बीमारी में कोई भी एक राष्ट्र अकेले इस महामारी और बीमारी की परेशानी से नहीं निकल सकता। इसको सभी राष्ट्रों को मिलकर इन महामारियों को और बीमारियों को दूर भगाने की ज़रूरत है, जैसे पोलियो, HIV, एड्स, कोविड-19। इसके अलावा और भी बीमारियां हैं। भारत में पोलियो बहुत ज़्यादा बड़े तबके पर फैल गया था, लेकिन फिर भी 2003 के प्रयास से भारत ने पोलियो का उन्मूलन कर दिया है। वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए सभी राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापवृद्धि को कम करने के लिए यूनिसेफ द्वारा दिए गए क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा दिए गए मानदंडों, दिशा निर्देशों को अपनाने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसी एक राष्ट्र द्वारा अकेले हैंडल नहीं किया जा सकता, टैकल नहीं किया जा सकता। इसके बाद सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा एक ऐसी सुरक्षा है जिसके द्वारा हम सुरक्षा को एक दूसरे को सहयोग करके ही एक दूसरे से सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, कोई राष्ट्र है वह दूसरे राष्ट्र को सहयोग दे के ही उस राष्ट्र से सुरक्षा प्रदान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसी को हम सहयोग मूलक सिद्धांत कहते हैं या फिर सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं। जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इत्यादि जैसी एजेंसियों में अपना सदस्यता ग्रहण करें और योगदान दें, जिससे हम अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग कर पाएँ। भारत की सुरक्षा की 4 रणनीतियाँ हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें हम जो इंडिया है उसका क्या पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी, सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा के बारे में हमने बात कर ली। इसके साथ साथ में जो इंडिया है वह इस सिक्योरिटी को किस तरीके से टैकल करता है, इसके बारे में भी हमें जानना है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सैन्य क्षमता को मजबूत करना। ठीक है, भारत की जो सैन्य क्षमता है
भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया है। कोई भी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और विकासशील राष्ट्र है। इसमें भारत के द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से भारत के लिए सभी निर्णय लिए जाते हैं। कोई भी राष्ट्र यहाँ पर अपने निर्णय नहीं थोप सकता, अपना नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकता। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत है, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशनों में भारत ने अपनी सदस्यता को ग्रहण किया है और इनके द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश और मानदंडों को भी भारत बखूबी तरीके से समझता है व निभाता है। जैसे कि 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर की है और इस क्योटो प्रोटोकॉल का भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। भारत ने नो फर्स्ट यूज़ की नीति को अपनाया है। ठीक, भारत ने नो फर्स्ट यूज़ की अपनी नीति को अपनाया है। इसका मतलब है कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। बाकायदा सामने वाली जो राष्ट्र है, कंट्री है, जो शक्ति है, जो ताकत है, अगर उसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया तो भारत उसके बाद परमाणु हथियारों का यूज़ भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट है अंदरूनी सुरक्षा। अंदरूनी सुरक्षा की समस्याओं से निपटना। ठीक, जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे देशों से कई उग्रवादी समूह ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की है। ठीक, लेकिन भारत एक राष्ट्र एकता वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसके द्वारा भारत ने इन सभी राज्यों में जो परेशानियां हैं, उग्रवादी जो यहाँ पर समूह हैं, उन समूहों को दबाकर इन्हें भारत का एक हिस्सा और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बचाकर रखा है। राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। ठीक, और फोर्थ पॉइंट है निर्धनता से निपटना। अब देखिए, निर्धनता, गरीबी, ठीक है, इन भारत निर्धनता से निपटने के लिए काफ़ी सारे ऐसे प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत अभी तक पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है। भारत में अभी भी जो निर्धनता के द्वारा असमानता बनी हुई है, ठीक, असमानता बनी हुई है और इस असमानता की खाई को भारत अभी भी ख़त्म नहीं कर पाया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।